पति पत्नी का रिश्ता बेहद ही गहरा और पवित्र बंधन होता है, लेकिन जब ये अपराध का रूप ले लेता है तो कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। वैसे तो ये रिश्ता अटूट डोर से बना होता है, लेकिन जब इसमें तलवार खून से सन जाती है तब ये पूरा रिश्ता ही बदल जाता है। आज हम आपको एक ऐसी वारदात के बारे में बताएंगे जहाँ एक फौजी ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया, और इसको सुनने के लिए आपको एक मजबूत कलेजा चाहिए। वारदात के बारे में आपको विस्तार से बताएं तो 16 जनवरी का दिन बेहद ही सामान्य दिन था। उस दिन साउथ इंडिया में पोंगल नाम का त्योहार मनाया जाता है, जो नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। 16 जनवरी का दिन बेहद ही सामान्य था। ऐसे ही गुरुमूर्ति और माधवी, जो पति पत्नी हैदराबाद में रहते थे, उनकी ये पूरी वारदात सामने आई। बता दें, माधवी 16 जनवरी को गायब हो जाती है, लेकिन गुरुमूर्ति जो उसका पति है, शक वाली बात ये होती है कि वो उसे बिल्कुल भी ढूंढने का प्रयास ही नहीं करता। और शक की बात तब बढ़ती है कि 16 जनवरी को वो अपने बच्चों को अपनी बहन के घर में रहने छोड़ देता है। 17 जनवरी को जब उनके बच्चे घर वापस आते हैं तो वो गुरुमूर्ति से पूछते हैं कि आखिर मम्मी कहाँ है। गुरुमूर्ति कहता है कि तुम्हारी मम्मी अपने दोस्त के घर रहने गई है, जिसके बाद वो कहता है कि वो कुछ दिन में लौट आएगी। तो बच्चे समझ जाते हैं कि दोस्त के घर गई है तो मम्मी कुछ दिन में लौट आएगी। तो बच्चों को भी शक नहीं होता कि आखिर उनकी मम्मी कहाँ है, लेकिन जो इसके पीछे राज छुपा है वो गुरुमूर्ति ही जानता था कि उसने क्या अंजाम दिया था। 16 जनवरी बीतती है और फिर 17 जनवरी का दिन आता है। 17 जनवरी को भी गुरुमूर्ति के बच्चों को कोई शक नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अपनी मम्मी जो है अपने दोस्तों के घर गई है। 18 जनवरी आती है तो माधवी के जो घर वाले उनको शक होता है कि माधवी जो उन्हें रोज फोन किया करती थी, उन्होंने 3 दिन से उसे फोन नहीं किया, तो उनका शक बढ़ता है। जिसके बाद वो किसी दोस्त के जरिए गुरुमूर्ति से पूछने का प्रयास करवाते हैं कि आखिर माधवी कहाँ है, क्योंकि गुरुमूर्ति और जो माधवी के घर वाले थे उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए वो दोस्त के जरिए पूछवाते हैं। तो वो कहता है कि वो अपनी दोस्त के घर गई है। जिसके बाद माधवी के घर वालों का शक बढ़ता है, क्योंकि माधवी कभी भी अपने बच्चों को छोड़े बिना किसी के पास नहीं जाया करती थी। जिसके बाद माधवी के घर वाले पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। जिसके बाद गुरुमूर्ति भी ऐसा नाटक करता है कि माधवी गुम हो चुकी है, और उनके घर वालों के साथ जाके नाटक करने लगता है कि माधवी गुम हो गई और उसे ये नहीं पता कि माधवी आखिर है कहाँ। लेकिन पुलिस को धीरे धीरे शक जो है गुरुमूर्ति पे बढ़ने लगता है। पुलिस का शक गुरुमूर्ति पे इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि जिस दौरान माधवी के घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, उससे पहले ना तो गुरुमूर्ति आया और ना ही उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, बल्कि उसने झूठ कहा कि वो अपने दोस्त के घर पे गई है। जिसके बाद पुलिस का शक बढ़ता है, लेकिन पुलिस को ये यही नहीं पता था कि गुरुमूर्ति ने ही जो है माधवी की हत्या की है। इसके बाद जब पुलिस हिरासत में जब गुरुमूर्ति को लेती है, लगातार पूछताछ चल रही होती है, तो गुरुमूर्ति जो उसके चाचा हैं उसको जाके चुपके से कहता है कि माधवी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसकी हत्या मैंने ही की है। जिसे सुन उसके चाचा शॉक हो जाते हैं कि शायद ही मजाक कर रहा होगा। जिसके बाद गुरुमूर्ति कहता है हंसो मत, मैं सच कह रहा हूँ। जिसके बाद जो उसके चाचा है वो काफी डर जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर सच में इसने इसकी हत्या की है और कल के दिन अगर ये गुनाह कबूल कर लेता तो ये जरूर कहेगा कि मैंने अपने चाचा को गुनाह बताया था। जिसके बाद उसके चाचा जाके पुलिस को ये बता देते हैं कि गुरुमूर्ति ने माधवी की हत्या करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में फेंक दिया है। जिसके बाद पुलिस आती है और गुरुमूर्ति को डिटेन करती है, क्योंकि पुलिस के पास सबूत नहीं था कि माधवी की हत्या उसने की है। और अब पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है। जिसके बाद लगातार गुरुमूर्ति से पुलिस पूछताछ करती है। 18 जनवरी को पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है, लेकिन पुलिस को ये शक था कि माधवी का सच में कत्ल गुरुमूर्ति ने ही किया है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसके खिलाफ कोई केस भी वो दर्ज नहीं कर सकते। इसलिए 18 जनवरी से वो गुमशुदगी के नाम पर ही माधवी का जो पूरा केस है सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। गुरुमूर्ति से लगातार पूछताछ करते हैं और गुरुमूर्ति सच उगल देता है, लेकिन वो सिर्फ 90% सच जो होता है वो ही उगलता है। उसमें ये बताता है कि 16 जनवरी को उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। गुरुमूर्ति को माधवी के घर वाले पसंद नहीं थे, तो वो पोंगल के दिन अपने घर जाना चाहती थी, इसलिए इसके बाद इनका काफी बड़ा झगड़ा होता है। जिसके बाद ये बाथरूम में ले जाके माधवी का सर पटक देता है, और इतनी जोर से पटकता है कि उसका वहीं पे खून बहने लगता है और वो वहीं पे मर जाती है। जिसके बाद गुरुमूर्ति बड़ा सा चाकू लेता है और सबसे पहले माधवी के बड़े बड़े टुकड़े करता है। उसके बाद उन बड़े बड़े टुकड़ों को और छोटे छोटे टुकड़े करता है और कुकर में उबालने को छोड़ देता है। इसके बाद जो हड्डियां बची होती हैं उसको गैस में जला के मिक्सी में पीस के उसको नदी में ले जाके फेंक देता है। जो मांस के टुकड़े होते हैं उनको भी वो पास ही घर में जाके, उनके घर के पास में एक नदी होती है, वहां पे जाके फेंक देता है। जिसके बाद पुलिस को उसने पूरी वारदात के बारे में बताया, लेकिन अभी भी पुलिस को ये शक था कि उसकी जो बॉडी है उसका कोई उसने नामो निशान नहीं रखा था, क्योंकि बाथरूम उसने पूरा साफ कर दिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनके पास कोई सबूत ही नहीं था कि गुरुमूर्ति ने ये कांड किया है, क्योंकि गुरुमूर्ति ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन अगर कोर्ट में इस केस को आगे ले जाना है तो सबसे जरूरी है
सबूत जो पुलिस के पास था ही नहीं कि गुरुमूर्ति ने ये गुनाह किया है। जिसके बाद लगातार जो पुलिस है वो गुरुमूर्ति को डिटेन करके ही रखते हैं, जिसके बाद वो अपना पूरा सच गुनाह कबूलता है। जैसे मैंने आपको बताया 90% गुनाह जो वो कबूलता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक फौजी था, तो बता दो 2003 से 2020 में उसने आर्मी में अपनी तैनाती दी थी। इसके बाद 2020 के बाद वो रिटायर्ड होकर नायक सूबेदार पद में रिटायर्ड होकर वो DRDO में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे थे। उसके बाद इनके रिश्ते अच्छे चले, लेकिन जब 2020 के बाद जब लॉकडाउन आया उसके बाद इसके घर वालों से इनकी काफ़ी नोकझोंक होने लगी, जिसके बाद माधवी और इनका झगड़ा इसी वजह से बढ़ा क्योंकि माधवी के घर वाले उसको पसंद नहीं थे। तो जब पूछताछ लगातार पुलिस कर रही होती है और सबूत ढूंढने का प्रयास करती है, तो पुलिस को एक आइडिया आता है कि जिस लेक में उसने कहा था कि उसने लाश के टुकड़े फेंके हैं, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को लेके जाती है अपने साथ और उस झील में जाने ढूंढने का प्रयास करती है कि आखिर सच में वहाँ क्या माधवी के शव के टुकड़े पड़े हैं। तो जब वो देखते हैं तो उन्हें ऐसा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उनको एक छोटा सा काफ़ी छोटा मांस का टुकड़ा मिलता है, जिससे पुलिस को ये लगा था कि शायद ये माधवी का हो सकता है, लेकिन उन्हें पूरा यकीन नहीं था। उन्हें ये भी नहीं था कि ये केस सुलझेगा या और उलझेगा। लेकिन फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट आए थे साथ में, वो छोटे से मांस के टुकड़े को लेके जाते हैं और माधवी के घर वाले के जो DNA है वो जो मांस था उससे मैच करने का प्रयास करते हैं। जिसके बाद 10 दिन लगातार बीत जाते हैं और 28 जनवरी को पुलिस को एक फ़ोन आता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की तरफ से कि जो मांस का टुकड़ा उन्हें मिला था वो माधवी का ही था। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा करता है कि राज ज़्यादा दिन छुपता नहीं है। बाकी जो मांस के टुकड़े थे उन्हें मछलियों ने ज़रूर खा लिया होगा, लेकिन एक छोटा सा जो टुकड़ा था वो बच गया, ये दिखाने के लिए कि गुरुमूर्ति ने ही उसकी हत्या की। जिसके बाद पुलिस के पास ये सबूत आ चुका था और अब वो कोर्ट में इसको पेश करने वाले हैं कि गुरुमूर्ति ने इतनी बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या की। 90% सच की जो मैंने बात कही थी, 10% उसमें झूठ ये बताया था उसने कि उसने अपनी पत्नी के जितने भी टुकड़े काटे थे उसे कुकर में उबाला था। बल्कि सच ये था कि उसने एक पेंट की बाल्टी में पानी गर्म करके, जो इमर्शन रॉड होता है जिससे हम पानी गर्म करते हैं, उसमें उसको डाल के उसके टुकड़े उसमें डाल के गर्म करके उसके बाद उसको जाके नदी में फेंका था। और इस पूरी वारदात को उसने इतनी घिनौने तरीके से अंजाम दिया था जो आज आप सभी के सामने है। फिलहाल ये कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन ये कहानी कई बड़े सवाल खड़े करती है कि आज के समय पे रिश्ते कैसे शर्मसार हो रहे हैं, कैसे अपने ही अपनों की जान लेने पे आ चुके हैं। तो आज सभी के आसपास भी ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं, तो सावधान रहें और सतर्क रहें।